राजीव जी राम राम। राजीव जी राम राम। राजीव जी आवाज आ रही है? हेलो। राजीव जी, एम आई ऑडिबल? बहुत हल्की आवाज है। राजीव जी आवाज आ रही है? अब आई है, पहले कम थी। राजीव जी आवाज ब्रेक होके आ रही है। पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब ओके है बिल्कुल। हाँ जी, आवाज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी आवाज। नहीं आ रही थी, बहुत हल्की आवाज थी। अच्छा, वही मैंने कहा यार आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरी आवाज या तो जा नहीं रही है। नहीं आ रही थी, बहुत हल्की आवाज थी। अच्छा, मैं तो रिप्लाई कर रहा हूँ, पता नहीं शायद आप तक नहीं पहुंच रहा। हाँ मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी आपकी। इसका वो मतलब या तो है। शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम है, अभी सिस्टम सेट नहीं बैठा वो। हाँ, जो बैक स्क्रीन लगाते हो शायद उसकी वजह से दिक्कत आती है क्या? हो सकता है। असल में मेन बात ये है कि लैपटॉप पुराना है ना। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली बैक स्क्रीन भी जब लगाते हो ना आप, अगर थोड़ा सा पीछे होके बैठते हो तो फेस रिफ्लेक्ट करता है, पूरी फोटो रिफ्लेक्ट होती है। अगर थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हो जैसे, तो फोटो क्लियर हो जाती है आपकी। ठीक है। हाँ, वो शेड मारना बंद कर देता है। अनुराग जी स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेश जी, कैसे हो? तो बढ़िया, थैंक यू। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो शुरू करते हैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम तो हमने वही 15 मिनट रखना है। जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की सुबह में बुधवार यानी काम शुद्ध हम एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह ऐसा कुछ जिससे हमारे जीवन में हैप्पीनेस आ सके, और हैप्पीनेस के लिए हम लोग बात करते हैं डेली एक कहानी की। एक कहानी जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ प्रेरणात्मक मिलता है और कहानियों से हम हमेशा समस्या सुलझा सकते हैं। आज जो बात करेंगे, आज हम एक ऐसे महानायक की बात करेंगे जिसने केवल फिल्मी पर्दे पर ही अपने आप को समस्याओं से नहीं निकाला, अवल असल जिंदगी में भी अपने आप को बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकाल लिया। और ऐसी कहानी, ऐसा महानायक जो ना कभी हुआ था ना कभी होगा, उसको सदी का महानायक क्या गया। मैं बात कर रहा हूं और कोई नहीं, सिर्फ अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। ईयर 2000 की बात है जब अमिताभ बच्चन जी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था। इतना बड़ा कर्जा, 90 करोड़ रुपए उन्होंने देने थे मार्केट के, और ऐसी पोजीशन उसकी थी, वो खुद तो परेशान रहते थे। उनकी अपनी कंपनी एबीसीएल डूब चुकी थी, उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। उनके बंगले के बाहर लोगों की, कर्जा लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। इतना बड़ा कर्जा, लोग उनको गालियां देते थे, मारने तक की धमकी देते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा इंसान इतने बड़ी जगह पर रहता हुआ और उसके पास लोग पैसा लेने के लिए आए, और ऐसी पोजीशन पर उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और उन्होंने फिर बड़ा धैर्य से सोचा और फाइनली उन्होंने धीरू भाई अंबानी जी से एक अपॉइंटमेंट लिया। धीरू भाई अंबानी जी के पास जब वो गए तो उन्होंने केवल उनको 5 मिनट का समय दिया और कहा कि 5 मिनट में आप अपनी बात रखो। 5 मिनट में जब उन्होंने अपनी बात रखी तो धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ एक ही चीज उनसे पूछी कि आप मुझे ये बताओ कि आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका मतलब आपके पास पहले बहुत पैसा था, वो पैसा कहाँ से आया था? क्या आपको पुश्तैनी मिला था, या आपने बनाया था, या आपने कमाया था वो पैसा? तो उनका जवाब था, नहीं, मैंने उस पैसे को बनाया था। तो धीरू भाई अंबानी का एक जवाब आया कि उन्होंने कहा कि जब आप पहले पैसा बना सकते हो तो अब क्यों नहीं, आज भी आप दोबारा से पैसा बना सकते हो। और उन्होंने उसके बाद वहां से निकल के अपने पुराने मित्र यश चोपड़ा जी को उन्होंने कांटेक्ट किया। यश चोपड़ा जी से जब उनकी बात हुई तो यश चोपड़ा जी ने उनको मोहब्बतें फिल्म ऑफर की, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास अपनी एक कला थी। उनको पता था उनके अंदर क्या कैलिबर है, क्या प्रतिभा है, कहां पर वो फिर से सेटल हो सकते हैं, किस वे में जाकर काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने यश चोपड़ा से बात की, उनको वो फिल्म मिली मोहब्बतें, और मोहब्बतें के बाद सब जानते हैं कि उनके पास नेक्स्ट ऑफर आया स्टार प्लस का, केबीसी। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा मन से उसको हाँ नहीं की थी।
जब उन्होंने केबीसी करना शुरू किया, लोगों को करोड़पति बनाना शुरू किया, तो लोगों को करोड़पति बनाने के साथ साथ उनके अपने दिन भी परिवर्तित हो गए और उन्होंने उस सारे कर्जे से बाहर ही नहीं आए। आज की डेट में वो जितने बड़े सेटल कलाकार हैं, इस उम्र के अंदर कोई ही ऐसा कलाकार होगा जो आज भी इतने बड़ी अमाउंट में काम करता है और आज भी उनके पास नई नई फिल्मों का ऑफर आता ही रहता है। किसी तरह की उनके पास कोई कमी नहीं है। कुली का एक्सीडेंट होने के बाद क्या वो रुके? तो हमें भी इन चीजों को पूरा हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे हम इस चीज को, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। केवल हमें सोचना यह है कि हम अपनी योग्यता को सही समय पर सही जगह पे उपयोग करें। हमारी कमी सिर्फ यही रहती है कि हम लोग उसको सही समय पर उपयोग नहीं करते और अपनी योग्यता को सही समय पर अगर उपयोग ना किया जाए तो उस योग्यता का कोई फायदा नहीं है। मैं यह मेंशन करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान जहां पर लोगों के पास काम नहीं है, वहां पर मैंने ये देखा है कि लोगों ने नए काम शुरू किए हैं। लोगों ने जिम ओनर्स, जो जिम बंद हो चुके थे, उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू किया है। योगा गुरुओं ने काम शुरू किया है। योगा, जो कि उनका काम नहीं चल रहा था, उनके पास स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू की, ऑनलाइन योगा सिखाना शुरू किया और आज उनके पास इतना काम है कि काम संभले नहीं संभला। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों के पास लॉकडाउन से पहले काम नहीं था, उनके पास काम बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या चीज खोई और क्या चीज पाई। केवल कोशिश ये है, केवल हमें एक दृष्टि चाहिए, पॉजिटिव दृष्टि। बिल्कुल पॉजिटिव जब हम सोचेंगे तो हमारे को रास्ते मिलेंगे। हर समस्या एक चुनौती लेके आती है और उस चुनौती को सही तरीके से देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है। और हम रोज सुबह 8 बजे यही काम के लिए काम करते हैं। इस सेशन को हमने शुरू इसीलिए किया है कि निराश ना हो। जब आज इतना डर का माहौल है, हर कोई बीमारी से जूझ रहा है। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उसका बिजनेस है और उनका बिजनेस मेनली दिवाली और त्योहारों पर टिका होता है। उसका ये कहना था कि मुझे नहीं लगता इस बार बिजनेस हमारा निकल पाएगा, क्योंकि कोई ऐसा परिवार होगा, आज कोई ऐसा कुनबा होगा जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। जब इतनी मृत्यु हो चुकी है तो हिंदुस्तान के अंदर पूरे 1 वर्ष तक त्योहारों को नहीं मनाया जाता। तो उनको ये लग रहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी होगा जिससे मैं पुराने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर पाऊंगा। लेकिन जब उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पास ऐसे ऑफर्स आए हैं जिसमें मैं एक्सपोर्ट में जा सकता हूं। तो उन्होंने संभावनाओं की तलाश की। जब संभावनाओं की तलाश की तो संभावनाएं बहुत मिली। हमें सुबह सुबह बड़ा पॉजिटिव सोच के सुबह उठते ही ऐसा कुछ सोचना है कि आज का दिन मैं ऐसा करूं जो मेरी अपनी भलाई तो करे करे, दूसरों के लिए भी काम आए, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। तो रोज सुबह हम इसी समय मिलेंगे और ऐसी ही पॉजिटिव बातें करेंगे। इन पॉजिटिव बातों के साथ मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा, कल के सेशन में हम एक उस ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपने मेडिकल चैलेंजेस को अपनी पावर बना दिया और उस पावर से उसने दोबारा से उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम पर पहुंचना उस मेडिकल इमरजेंसी के साथ, मेडिकल आप ये कहें डिफिकल्टी के साथ पहुंचना बहुत मुश्किल था। जब लोग मेडिकल चीजों को भी अपनी नुकसान में नहीं आने देते, तो आप सोचिए कि हमारे पास तो बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं आती हैं और इतनी छोटी समस्याओं से हमें घबराना नहीं है। उन सबको हमें बड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करना है। तो चलते चलते मैं लास्ट में आपके साथ एक चुटकुला शेयर करूंगा। हरियाणा के एक स्कूल की बात मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा में स्कूल में एक बड़ी ही पतली सी मैडम, पतली मतलब बिल्कुल पतली, हल्की सी सूखी सी मैडम स्कूल में पढ़ाने पहुंच गई। और स्कूल में जब वो पढ़ाने बैठी, पढ़ा रही थी, उसका ज्योग्राफी का लेसन था और उसने कहा कि बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि धरती हमारी चक्कर लगाती है, घूमती है।
तो हरियाणा के स्कूलों में हरियाणा के बच्चों के, हरियाणा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं और कुछ भी नहीं सोचते और अपनी बात को रख देते हैं। तो एक बच्चा खड़ा होके कहता है कि मैडम कि मैं घी घा खा लिया करो, नहीं तो धरती नू ही घूमती दिखेगी। तो ऐसे ऐसे चुटकुलों के साथ, ऐसी ऐसी चीजों के साथ, कॉमेडी के साथ अगर हम अपने जीवन में चीजों को अटैच रखेंगे तो कभी हमें निराशा नहीं होगी। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें। खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटता है। तो हमेशा सबके साथ खुशियां बांटने का प्रयत्न करो। ऐसा काम करो जिससे हम दूसरों को भी काम दे सकें और दूसरों की इनकम में भी बढ़ोतरी कर सकें और अपनी इनकम में भी बढ़ोतरी कर सकें। तो काम की तलाश करो, संभावनाओं की तलाश करो अपने जीवन में। तो ये कोरोना जैसी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इतने बड़े संसार में, विश्व के अंदर कोरोना फैला, लेकिन जितना अच्छा मुकाबला भारत देश इस बीमारी का कर रहा है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा घनत्व, जनसंख्या घनत्व भारत का इतना अधिक है कि वहां पर किसी भी बीमारी को इतना इजीली हैंडल करना आसान नहीं होता। फिर भी इतने तरीके से इस बीमारी से बाहर आ रहे हैं और अब तो केस घटते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे और अपने अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगा आप सब लोग यहाँ आए। आप सब लोगों का धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। तो हम रोज सुबह इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर फिर से मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे इस एपिसोड के बारे में अगर आपको कुछ भी लगता है तो अपने अपने कमेंट्स, अपना माइक अनम्यूट करके मैं चाहूंगा 2-2 शब्द बोले जाएं। धन्यवाद। नारंग जी, सबसे पहले हाँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, कि सब लोग एक अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकें। जैसा कि आज आपने कहा, जो स्टोरी शेयर करी अमिताभ की, रैली वो इंडिकेट करती है कि हम अपनी ज़िंदगी को जब हमें मौका मिले तब हम उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी लाइफ में रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी लाइफ को रीबूट करें, तो रियली दैट कैन बी थिंक्ड ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही अच्छे विचार देने पे। तो आज हमारा 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है। हमने ये मीटिंग का टाइम 15 मिनट रखा है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हमें बहुत ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करनी होती है। सुबह सुबह सभी लोग इस समय उठते हैं, सब व्यस्त होते हैं। किसी का चाय पीने का टाइम होता है, किसी का चाय बनाने का टाइम होता है। तो कल इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर हम सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, शब्बा खैर।